Yes, good morning class 8. Very good morning to all of you. Students, जैसे कि आप सब जानते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम हिस्ट्री हम लोगों ने डिस्कस किया था एंड यस द चैप्टर नेम इज व्हेन पीपल रिबेल। जब लोग वहाँ के विद्रोही बन जाएं तो क्या कंडीशन हो सकती है वहाँ की। इस चैप्टर में टॉपिक हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था पिछले 2 क्लास में। एंड 1857 एंड आफ्टर, यस सबसे इंपॉर्टेंट तो है ये पॉइंट जो कि 1857 एंड आफ्टर का जो कंडीशन है इसके बारे में बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। और बहुत सारे रिवॉल्ट के बारे में हम लोगों ने जाना था। पीपल जो है रिबेलियन कैसे बने, रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, राइट। और इतना ही नहीं, कहां से किसने रिवॉल्ट को अराइज किया, किस किस ने उसमें अपना पार्टिसिपेशन दिया, इन सारी चीजों पे हम लोगों ने 1 बाय 1 डिस्कस किया था, राइट। और बहुत सारे टॉपिक्स भी डिस्कस किए थे। एंड यस लास्ट क्लास के अगर टॉपिक की बात करूं तो हम लोगों ने सफर किया था, यस मेरठ टू दिल्ली का सफर किया था हम लोगों ने रिबेलियन के साथ। आप सब भी थे हमारे साथ, हम लोगों ने मिलकर मेरठ से दिल्ली तक का सफर किया था और हम लोगों ने जाना था कैसे रिबेलियन जो है मेरठ से दिल्ली की ओर चल पड़े थे, किस किस पर्पस के लिए, यस। और वहाँ के जो नवाब, वहाँ के जो रूलर थे उनसे उनको कहीं ना कहीं इस चीज के लिए कन्फेस करने के लिए, कहीं ना कहीं इंसिस्ट करने के लिए, नॉट कन्फेस, इंसिस्ट करने के लिए कि आप हमारे साथ इस वॉर में जुड़ जाए, रिवॉल्ट में आप हमारे साथ जुड़ जाए और हमें लीड करें, हमें हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। तो कहीं ना कहीं हम ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश को हम कहीं ना कहीं अब इसके रूल से हम बाहर निकल पाएंगे, अदरवाइज हमें एज इट इज जैसा चलता आ रहा है वैसा चलता ही रहेगा। इन सब चीजों को हमने इस टॉपिक में पढ़ा था। फिर हमने देखा था रिबेलियन स्प्रेड्स, यस आप सब ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा भी था और क्लास में इसके आंसर भी दिया आप लोगों ने। कैसे जो है रिबेलियन जो है एकाएक बढ़ते गए, स्प्रेड कैसे हो गए आपने देखा था अलग अलग जगहों से। अगर बात करें तो दिल्ली से कोई और, बैरकपुर से कोई और, राइट। और आगे बात करें तो फिरोजपुर से, बरेली से, बिहार से, अलग अलग जगहों से अलग अलग रिबेलियन जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इसके बाद से बताता है कि कैसे जो रिबेलियन है अपने इंटरेस्ट को इस रिवॉल्ट से कंटिन्यूअस करके, कनेक्ट करके इस रिवॉल्ट को कूद पड़े और कहीं ना कहीं इस रिवॉल्ट को एक आग की तरह फैल गया ये पूरे इंडिया में, नॉट ओनली इन द नॉर्थ पोर्शन बल्कि ईस्ट में भी फैला, वेस्ट में भी था और बेसिकली नॉर्थ ईस्ट जो है इसका मेन सेंटर था। हम लोग आगे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे तब समझ में आया कौन कौन से जो है वो मेन सेंटर ऑफ रिवॉल्ट थे और कौन कौन से अदर सेंटर ऑफ रिवॉल्ट थे। ये जब मैप देखेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन इसके बाद से फिर हमने देखा था कहते कंपनी फाइट्स बैक, यस यहाँ से टर्निंग पॉइंट आता है इस स्टोरी का, इस चैप्टर का, यहाँ से टर्निंग पॉइंट। ये जितने भी ये पॉइंट और इससे पहले हमने पढ़े थे वो एक अलग टर्निंग पॉइंट था, बट जब कंपनी फाइट्स बैक की बात करें तो यहाँ से टर्म जो है वो यू टर्न ले लेता है। बहुत सारे चेंजेस आए थे कंपनी फाइट बैक के बाद। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आफ्टर मैथ, यानी कि रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद पहले मेरठ से दिल्ली तक जब हम लोगों ने सफर किया था, फिर हमने देखा कि रिबेलियन कैसे स्प्रेड करते गए 1 बाय 1। फिर हमने ये भी देखा कि कंपनी कैसे फाइट बैक किया और अपने आप को, अपने पावर को कहीं ना कहीं अपने सिकंजे को कसने में वापस सफलता मिली, उन लोगों को सक्सेस गेन किए। लेकिन फाइनली अगर क्या हुआ, क्या ये 1857 एंड आफ्टर का रिवॉल्ट वाकई में बहुत इफेक्टिव था भी या नहीं, या फिर इस रिबेलियन स्प्रेड तक ही आकर इसकी कहानी खत्म हो गई। इसके बारे में हम जरा इस छोटे से टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर लास्ट में हम देखेंगे जो हमारा मेन सेंटर ऑफ रिवॉल्ट था, ये हम बुक में देखेंगे, मैप दिया होगा पेज नंबर 61 जब देखेंगे तो समझ में आएगा कैसे जो है मेन सेंटर कौन थे रिवॉल्ट के और अदर सेंटर कौन थे रिवॉल्ट के। तो आज का हमारा टॉपिक है वो आफ्टर मैथ है, राइट, यानी कि रिजल्ट देखेंगे। ये जो स्टोरी हमने पढ़ा व्हेन पीपल रिबेल एंड 1857 एंड आफ्टर, इसका जो है आज हम लोग रिजल्ट देखेंगे और इस स्टोरी को पूरी तरह से समझेंगे एक्चुअली इसमें हुआ क्या था। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। ओके, सो अगर रिजल्ट की बात करें तो उसका हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में ध्यान देते हैं द ब्रिटिश हैड रिजाइन कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कह रहा है द ब्रिटिश हैड रिजाइन कंट्रोल, ब्रिटिशियों ने कंट्रोल से पूरी तरह से रिजाइन कर दिया था ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859 आते आते। ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था 1857 में और 1859 आते थे कहीं ब्रिटिशियों ने अपने जो है कंट्रोल से पूरी तरह से रिजाइन कर दिया था। बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसी एंड मोर, और इतना ही नहीं, वो जिस पॉलिसी से लैंड और उसके ऊपर रूल करते आ रहे थे, चाहे लैंड ऑनर्स हो या फिर पीजेंट्स हो, उनके ऊपर जो रूल कर रहे थे वो भी अब आगे वो नहीं कंटिन्यू करने वाले थे। लेकिन एक पॉइंट और है, अगर इसके आगे हम बात करें तो कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस आए थे इस आफ्टर मैथ यानी रिजल्ट में, जरा इसके ऊपर एक बार ध्यान देते हैं। लेट्स सी, गिवन बिलो आर द इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। यस, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हमें देखने को मिले थे, राइट। यानी कि 1859 के बाद की अगर बात करें तो यहाँ बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले थे। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। The British Parliament passed a new law, a new act in 1858. Yes, 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नए एक्ट को, एक नए लॉ को पास किया। क्या था? एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू इंश्योर मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। भारतीय अगर अफेयर्स के, भारतीय रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो ये एक नया चेंजेस देखने को मिला जो कि नंबर 1 में मेंशन है। 1858 में एक नया लॉ, एक नया एक्ट पास हुआ था। उस एक्ट के तहत ये कहा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं रह के ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश की जो सुपीरियर थे, जो ब्रिटिश के व्हाटएवर रूलर थे वहां के, उनके हाथों में चला गया, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। इन ऑर्डर टू इंश्योर, इस चीज को इंश्योर करने के लिए अब इंडिया की जितने भी वहां के एक्टिविटीज हैं उसकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब इंडियन अफेयर्स की बात जहां भी आएगी वहां इसका जवाब, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ब्रिटिश क्राउन में, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि ब्रिटिश के जो रूलर वहां के होंगे, वहां के जो हेड होंगे उनके हाथों में चला गया था। ये बहुत बड़ा चेंजेस था। आगे देखते हैं। अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। यस, हाँ, लेकिन इन सब के बावजूद एक छोटा सा पॉइंट यहाँ कह रहा है, अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, जो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होते हैं, राइट, was appointed secretary of state of India। उन्होंने एक सेक्रेटरी यानी एक सचिव को अपॉइंट किया स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर। उन्हें इस चीज की जिम्मेदारी दी गई, उन्हें इस चीज की जवाबदेही दी गई कि इंडिया में जितने भी गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट या फिर गवर्नेंस कह लें, शासन से रिलेटेड जितने भी चीजें होंगी उसकी जिम्मेदारी देखरेख आपकी जिम्मे होगी, उसके उत्तरदायित्व तो आपके ऊपर होगी, इसके लिए आप उत्तर दोगे, राइट, रिस्पॉन्सिबल होगे। फिर कहता है ही वाज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइज हिम कॉल्ड द इंडियन काउंसिल, और उन्होंने एक इंडियन काउंसिल भी स्थापित किया जो कि उन्हें एडवाइस देगा कि हाँ इंडिया में इस तरह के इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, इस तरह के डेवलपमेंट होनी चाहिए, इस तरह के एक्ट जो है वो सही या गलत, हर चीज के एडवाइजरी के लिए कहीं ना कहीं एक इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। ये सब बात है 1859 की है, सॉरी नॉट 1859, 1858 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। रिवॉल्ट जो है 1857 में स्टार्ट हुआ था, उसके ठीक एक साल बाद इतने सारे चेंजेस देखने को मिले थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का जो लाइन है वो आप अंडरलाइन कर सकते हो, पॉइंट जो है उसे अंडरलाइन कर सकते हो बुक बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय। यस, अब जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नेंस के टाइम में जो कहे जाते थे गवर्नर जनरल, उनका नाम अब बदल के वायसराय कर दिया गया। ठीक है, उन्हें अब वायसराय की उपाधि, वायसराय का टाइटल देके अब गवर्नर जनरल का पोस्ट नहीं रहा, पोस्ट वही है, पर्सन वही है, उसका नाम को चेंज कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया वायसराय। वायसराय बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। ओके, दैट इज द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। और हाँ, जो वायसराय होगा वो क्राउन यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो हेड होंगे उनका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होगा। वायसराय की जिम्मेदारी होगी इंडियन अफेयर्स में जितने भी चीजें हैं इसकी जवाबदेही वो क्राउन को दे सके, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से बोलूं, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ द वायसराय। अब गवर्नर जनरल जो इंडिया के थे उनका नाम अब वायसराय कहा जाने लगा, जो कि रिप्रेजेंटेटिव थे किसके, ब्रिटिश क्राउन के।
थ्रू दिस मेजर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। और हाँ, ब्रिटिश जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसने सीधा शासन अपने हाथों में ले लिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में कुछ नहीं रही, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी यहाँ वर्किंग में थी और उसके हाथों से शासन लेकर अब सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में शासन और सत्ता की बागडोर सौंप दी गई, यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 जरा देखते हैं। ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वेयर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा, बिकॉज इसके तहत एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कह रहा है ऑल रूलिंग चीफ ऑफ द कंट्री वेयर इंश्योर्ड दैट, और जितने भी रूलिंग चीफ थे, राइट, जो पहले से इंडिया में रूल करते थे, यानी कि लोकल चीफ्स की बात कर लें एक्सेप्ट ब्रिटिश को छोड़ के, राइट, देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। उनकी जो धरोहर है, उनकी राष्ट्रीय संपत्ति यानी उनकी जितनी भी रेजिम है, यानी जितने भी उनके एम्पायर है, उसे अब दोबारा उसे छीना नहीं जाएगा उनसे। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होगी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, उनकी टेरिटरी उन्हें वापस लौटा देगी। जो यहाँ पर लोकल रूलर हुआ करते थे, ट्राइबल चीफ जो हुआ करते थे, चाहे जो भी हो व्हाटएवर, उनको उनकी विरासत जो है वापस लौटा दी जाएगी। उसमें कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हस्तक्षेप नहीं करेगी, उसे एनेक्स नहीं करेगी, राइट। They were allowed to pass on their kingdom and their heirs, including adopted son। और हाँ, उन्हें अलाउ कर दिया आपने किंगडम की देख-रेख करो, अब अपने उत्तराधिकारी को आप चाहे अपॉइंट करो, चाहे वो एडॉप्टेड सन ही क्यों ना हो। पहले एडॉप्टेड सन को उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, लेकिन इसके बाद से हर तरह की आजादी उन चीफ के रूलर को दी गई जो पहले से उन्हें थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद वो छीन गई थी, वो वापस इसे लौटा दी गई। अच्छी बात है। However, they made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. Thus, the Indian ruler were hold their kingdom and subordinate of the British crown। और इसके बाद से जितनी भी ये सब चीजें है, वो इस सब की चीज की देख-रेख सर्वोपरि जो थे वो कहीं ना कहीं थे ब्रिटिश क्राउन ही अपने अंडर में सब कुछ देख-रेख करती थी। और इतना नहीं, जितने भी वहाँ के सबऑर्डिनेट थे, या फिर अगर बात कर ले तो द इंडियन रूलर वेयर होल्ड द किंगडम, जितने भी इंडियन रूलर थे अपने किंगडम को वापस होल्ड किए, यानी कि अपने टेरिटरी को एज इट इज रूल करने लगे। और ये सब किसके अंडर में हुआ? ब्रिटिश क्राउन के अंडर में हुआ। नंबर 3 की बात करें, इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर वुड बी इंक्रीज्ड। यस, और एक नया यहाँ परिवर्तन देखने को मिला, वो कह रहा है इट हैज डिसाइडेड। इसके बाद ये तय हुआ, क्या तय हुआ? इसमें कह रहा था द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड। इंडियन सोल्जर की जितने भी आर्मी थे, पर्सन थे, सोल्जर्स थे आर्मी में से, उसे रिड्यूस किया जाने लगा, बिकॉज इंडियन सोल्जर बहुत ही ज्यादा इसमें इंक्लूड कर लिए गए थे, जो कि मैंने आपको पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था। कह रहा है जो इंडियन सोल्जर थे उसे रिड्यूस किया जाने लगा, और इतना ही नहीं, उनके नंबर, उनकी संख्या में कमी देखने को मिली। और यूरोपियन सोल्जर वुड बी इंक्रीज, जितने भी यूरोपियन सोल्जर थे उन्हें इंक्रीज किया जाने लगा। इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर ऑफ फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, मोर सोल्जर वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम द अमंग द गोरखा, सिख एंड पठान। और हाँ, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ देखने को मिले, वो कह रहा है कि अक्सर जो अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया से जो सोल्जर रिक्रूट किए जाते थे, इसके बदले में आप वैसे सोल्जर्स को भी रिक्रूट किए जाएंगे जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, या तो वो गोरखास होंगे, सिख होंगे और पठान होंगे। ये चेंजेस देखने को मिले थे। कहीं ना कहीं ये आफ्टर मैथ रिजल्ट के तौर पे ये बहुत ही इफेक्टिव परिणाम रहा था, रिजल्ट रहा था। आगे देखते हैं। नंबर 4, the land of property of Muslim was confiscated on a large scale of they were treated as suspicion and hostility। बिल्कुल एक और जो चेंजेस आया था जो कि बहुत जरूरी था, वो ये था, कह रहे हैं जितने भी मुस्लिम थे उनकी जो लैंड को जब्त कर लिया गया था, कॉन्फिस्टिकेट कर लिया गया था उसे, और इस आधार पर कि उन पे एक संदेह था, उन्हें मुस्लिमों को शत्रु माना जाता था उस समय, तो कहीं ना कहीं उनके लैंड को एनेक्स्ड कर दिया जाता था, जो कि उन्हें वापस कर दिया गया था। ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिबेलियन इन अ बिग वे। और हाँ, ब्रिटिशर्स का मानना था कि मुस्लिम भी जो थे इस रिबेलियन में कहीं ना कहीं उनका भी पार्टिसिपेशन बहुत बड़े पैमाने पे था, बहुत बड़े वे में था। कहते हैं वुड बी British believed that they were responsible for the rebellion in big way। Yes, नंबर 5 की बात करें,
द ब्रिटिश डिसाइडेड अ रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ इंडियन पीपल ऑफ इंडिया। ये भी बहुत जरूरी था। अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज कह रहा द ब्रिटिश डिसाइडेड दैट रिस्पेक्ट, हाँ सबसे पहले ब्रिटिशियर्स ने अंग्रेजों ने इस चीज को डिसाइड किया कि अब जो इंडिया की प्रचलित जितने भी रिलीजियस थे, जितने भी रिलीजियस थे एंड द सोशल प्रैक्टिसेस जो थे उसको अब हम लोग रेस्पेक्ट करेंगे। जो भारतीय लोगों की जो सोशल प्रैक्टिस यानी कि उनके जो धार्मिक तौर तरीके थे, रीति रिवाज थे, रिचुअल थिंग्स थे, उसका हम रेस्पेक्ट करेंगे, उसका डिसऑबे करने नहीं होने देंगे। और कहीं ना कहीं वो जिस तरह से करते आ रहे थे अपने सोशल प्रैक्टिस, वो कहीं ना कहीं करते हैं कस्टम प्रैक्टिस की बात, तो सोशल प्रैक्टिस वो उन्हें वापस कर दी जाएगी और इसका हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे। किसी का भी अनादर नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, वॉट एवर ही इज, मुस्लिम, हिंदू, सिख एंड ईसाई। ओके, अगर हम बात करें नंबर 6 एंड लास्ट पॉइंट की, तो हम बात हैं पॉलिसीज वी आर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार आर गिवन देम सिक्योरिटी ऑफ राइट ओवर द लैंड। और हाँ, जो सबसे आखिरी जो इम्पोर्टेंट बदलाव देखने को मिले थे, परिणाम जो देखने को मिले थे, वो ये थे, कह रहा पॉलिसीज वी आर मेड टू प्रोटेक्ट, कुछ पॉलिसीज बनाए गए। कैसे पॉलिसीज? जो टू मेक टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड एंड जमींदार, हाँ जमींदार एंड लैंडलॉर्ड की जो राइट्स थे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कह सकते हैं, या फिर गिवन देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर द लैंड, हाँ उनके ऊपर उनकी जो राइट्स थे उन्हें वापस लौटाया जाए और उसके राइट्स की देखरेख की जाएगी। जो कि जमींदार जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमीन को उनकी जवाबदेही थी या फिर एक कहते मालिकाना हक था, उसका उन्हें अधिकार वापस लौटा दिया गया। आप अब से जमींदार जो है और लैंड ऑनर से अपने जमीन की देखरेख करेंगे और उसको अपने तरीके से वो ट्रीट करेंगे। ये राइट, ये अधिकार जो है उन्हें वापस कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जितने भी ये परिणाम आए, परिणाम बहुत ही इफेक्टिव आए। आफ्टर मैथ अगर रिजल्ट की बात करें तो इट इज द वेरी इफेक्टिव। यस, वॉट एवर, चाहे वो ब्रिटिश के लिए हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हो, या फिर लैंड ऑनर्स के लिए हो, चीफेंस के लिए हो, या फिर जमींदार के लिए हो, सबके लिए कहीं ना कहीं ये जो आफ्टर मैथ था ये बहुत इफेक्टिव रहा था। लास्ट पॉइंट जो हमने देखा, मेन सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट। यस, आपके यहाँ फिगर पेज नंबर 61 में दिया हुआ है मेन सेंटर ऑफ रिवॉल्ट। अगर मेन सेंटर की बात करते हैं, यहाँ कुछ जो है बहुत ही मेन सेंटर थे, ये आपको जानना जरूरी है, बिकॉज 1857 की अगर बात चल रही हो उसमें आपको रिवॉल्ट के सेंटर जो है वो बिल्कुल भी जानना चाहिए। बिकॉज अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया प्रीवियस क्लास में कहाँ से किस रिबेलियन ने पार्टिसिपेट किया था और लीड किया था, लेकिन इसके बाद भी अगर हम लोग मैप देखेंगे तो मैप में दिखाई देगा हमें जो मेन यानी कि मेन सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट जो इस तरह के कलर से इंडिकेट किए गए हैं ब्लैक कलर से, उसे मैप में देखेंगे। दैट इज फ्रॉम मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी एंड फैजाबाद। ये जितने भी जगह थे ये बेसिकली मेन रिवॉल्ट से, यहाँ से जो रिवॉल्ट का जो सबसे मुख्य जो है आंदोलन स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, या फिर अक्कर हुआ था, हैपेंड हुआ था, राइट। और अगर हम बात करें अदर सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट की, तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मेल का ही पार्टिसिपेशन नहीं था, अदर सेंटर भी थे रिवॉल्ट के। जैसे बात करें अगर हम नॉर्थ वेस्ट से बात करें तो सबसे पहले लेते हैं बात करें तो सियालकोट, लाहौर, ये सब सॉरी ये जो सियालकोट, लाहौर जो थे ये अदर सेंटर ऑफ रिवॉल्ट है। मेन सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट जो है वो रेड कलर से आपको दिखाई देंगे और ब्लैक कलर में जो आपको दिखाई देंगे वो कहीं ना अदर सेंटर है। यहाँ पे मैंने एक्चुअली ब्लैक और व्हाइट है इसलिए मैंने ब्लैक से इसको मार्क आउट किया, आप समझ जाओगे। जब रेड देखोगे यानी मेन सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट, मैप में दिख रहा है आपको बिल्कुल क्लियर। अदर सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट की बात करें तो साउथ वेस्ट से बात करें दैट इज सियालकोट, लाहौर, जलंधर, फिरोजपुर, फिलौर, सहारनपुर, रोहतक, बुलंदशहर, अलीगढ़, सीतापुर, फतेहगढ़, मणिपुरी, बहराइच, नवाबगंज, गोंडा एंड प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, आजमगढ़, जबलपुर, सागर, जबलपुर, मऊ, नीमच एंड बनारस, दीनापुर, नौगवान, प्रतापगढ़, ऐसे करके जितने भी ये प्लेस थे ये अदर सेंटर ऑफ रिवॉल्ट थे। बट अगर मेन सेंटर ऑफ रिवॉल्ट की बात करें तो वो लिमिटेड है, दैट लाइक मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी एंड फैजाबाद। तो ये था हमारा आज का आफ्टर मैथ, यानी कि हमने जाना व्हेन पीपल
जब पीपल रिवेलियन हो जाते हैं तो उसका क्या रिजल्ट रहा था, उसका क्या परिणाम रहा था, और किस तरह से जो इतनी बड़ी लड़ाई जो है वन बाय वन अलग अलग जगह से यानी कहीं अलग अलग रिवॉल्ट सेंटर से लड़ी गई थी, और उसका परिणाम क्या हुआ, उसका क्या इफेक्ट पड़ा ब्रिटिश पे, और उसके बाद से कंपनी ने कैसे फाइट बैक किया, और फाइनली उसका परिणाम क्या रहा, इसे आज हम लोगों ने जाना। इसके बाद से मेन रिवॉल्ट सेंटर जाना हमने, एंड यस अदर सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट के बारे में जाना। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम हिस्ट्री, दैट इज व्हेन पीपल रिबेल। 1857 की डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे हमें याद रखना है। 1857 एंड आफ्टर यानी उसके बाद की, जब कभी भी रिवॉल्ट की बात आए, जब कभी भी बात आए रिबेलियन की, हमेशा हमारे माइंड में एक ही डेट आता है, दैट इज फ्रॉम 1857, यानी कह सकते हैं 1857 की क्रांति के बाद इंडिया में ये स्टार्ट हुआ।